बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुज़िश्ता जो कोल्ड वार थी, कोल्ड वार 1, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान लड़ी गई थी, इसमें दुनिया 3 ब्लॉक्स में तकसीम थी। 2 ब्लॉक्स के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं ना कि एक वेस्टर्न ब्लॉक था जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, दूसरा सोवियत यूनियन का अपना ब्लॉक था, लेकिन एक तीसरा ब्लॉक भी था और उसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। यानी एक ऐसा भी धड़ा दुनिया के अंदर मौजूद था जिन्होंने कहा कि ना हम अमेरिका की साइड पे हैं ना हम सोवियत यूनियन की साइड पे हैं, ये बीच में रहे। अलबत्ता अक्सर जो दुनिया का हिस्सा था वो इन 2 कैंप्स में से एक के साथ खड़ा रहा। अब ये जो नई कोल्ड वार छिड़ गई है अमेरिका और चाइना के दरमियान, इसके अंदर मेरा ब्रॉडर व्यू के अंदर ये मौक़िफ़ रहा है, कई बार यहाँ पर मैं इसका इजहार कर चुका हूँ कि इसके अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट टाइप कोई चीज़ स्टार्ट होने की चांसेस कम है। इसकी वजह यह है कि दुनिया इतनी डिपेंडेंट हो गई है एक दूसरे के ऊपर। उस वक्त भी कुछ मार्जिन था, मतलब किसी की साइड पे खड़ा ना होने का, लेकिन आज की जो दुनिया है ना वो इंटरलिंक्ड है बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो आजकल कोल्ड वार चल रही है अमेरिका और चाइना की, इसमें कोई मार्जिन अवेलेबल है नॉन अलाइंड मूवमेंट टाइप कोई चीज़ स्टार्ट करने का। पिछली जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसको इंडिया भी लीड कर रहा था, इंडोनेशिया, इंडिया, ये ममालिक उसको लीड कर रहे थे। लेकिन इस कोल्ड वार के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया ने साइड ली हुई है। अब 2024 में जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें प्रोबेबली लग यूं रहा है कि मोदी हार जाएगा। मोदी साहब जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बुनियादें हिला के रख दी और एक न्यूट्रल जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की शुरू से लेकर रही है उसको प्रो वेस्ट बना दिया, तो इनके जाने के बाद महसूस यूं हो रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बड़े फैसले मुतवक्के हैं, कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। मार्क माय वर्ड्स, ये आप जो एपिसोड है मेरा ये रिकॉर्ड पे रखें। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया, अगर मोदी नहीं रहता पावर में, तो इंडिया नियर फ्यूचर में BRI का मेंबर बन सकता है। मुझे ऐसा फील होता है कि BRI का, क्योंकि मैं ये जो कांग्रेस पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स को सुनता रहता हूँ ना, हर पार्टी के अंदर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो इनके अंदर भी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। इनको जब मैं पढ़ता रहता हूँ ना तो कुछ ऐसे तासुर मिलते हैं कि ये इंडिया के इंटरेस्ट के हवाले से देखना चाहते हैं कि चाइना से क्या मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये BRI के हवाले से पॉलिसी चेंज करेंगे मोदी की। यानी मोदी ने जो एक न्यूट्रलिटी खत्म करके प्रो वेस्ट की तरफ ये लेकर गए थे, इसको ये थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूर कोशिश करेंगे, दोबारा से न्यूट्रल बनाने के लिए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन सवाल ये है कि वेस्ट के खुद अपने मुल्क बहुत सारे ऐसे हैं, यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो कि BRI का मेंबर हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं लेकिन BRI के मेंबर हैं। तो इंडिया के BRI में जाने से कोई ज़्यादा अमेरिकन से थोड़ा सा शोर ज़रूर मचाएंगे लेकिन कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाएंगे नहीं। अलबत्ता इंडिया के अंदर अगर इतने सालों तक मोदी की जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो इंडिया शायद नॉन अलाइंड मूवमेंट फिर से स्टार्ट करवा सकता था इस कोल्ड वार के अंदर, और इंडिया न्यूट्रल ब्लॉक दुनिया के अंदर नया कायम कर सकता था। पहले भी इंडिया कर चुका है ऐसा गुज़िश्ता कोल्ड वार के अंदर। इन्होंने एज आई सेड इंडोनेशिया और 2-3 बड़े मुस्लिम ममालिक और भी थे और नॉन मुस्लिम ममालिक भी थे उसके अंदर, तो उनको मिला कि इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट की थी। लेकिन इस ऑन गोइंग कोल्ड वार के अंदर ऐसा हो नहीं पाया और अब इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि मोदी के होते हुए इंडिया कोई न्यूट्रलिटी की तरफ देखें। फॉरेन अफेयर्स एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, इसके अंदर 2-4 रोज पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है कि द मिथ ऑफ न्यूट्रलिटी countries will have to choose between America and China. As the US-Chinese rivalry intensifies, other countries increasingly confront the dilemma of siding with either Washington or Beijing. This is not a choice that most countries wish to make. Over the past decade, foreign capitals have come to enjoy security and economic benefits from association with both the US and China. These countries know that joining coherent political economic bloc would mean forging major benefits from their ties to the other superpower. अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि बीच की लाइन लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है दुनिया के ममालिक के लिए। तो इंडिया के लिए भी मुकम्मल तौर पर खुद को न्यूट्रल करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जिस लेवल पर चाइना के खिलाफ मोदी ले गया है ना इंडिया को, बहुत ज़्यादा उनके टाइज जो है अगर देखा जाए ना अंदर से ख़राब है। इसको बेहतर बनाने के लिए, न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर आने के लिए
इंडिया को थोड़ा सा अमेरिका से खुद को डिस्टेंस करना पड़ेगा और इस प्रोसेस के अंदर वो BRI ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा मेरी एक असेसमेंट है। क्योंकि इंडिया के लिए, खुद के लिए ये ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया की ये जो ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है एंटी मोदी ब्लॉक, इसके इंटेलेक्चुअल्स की अगर आप थ्योरीज पढ़ें ना और इनके इंटरव्यूज देखें तो लगता है कि ये इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं है कि बॉर्डर्स के ऊपर मार कुटाई लगी रही, क्योंकि इनको पता है कि ये एग्जिस्टेंस का मसला है इंडिया की, खासतौर पर उन रियासतों के लिए जो कि बॉर्डर एरियाज के साथ लगते हैं। तो 2024 के इलेक्शंस मैं समझता हूँ 2014 से लेके आज तक इंडिया का ये तीसरा इलेक्शन होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा। इस इलेक्शंस के नतीजे में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तब्दील हो सकती है, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी तब्दील हो सकती है, इंडिया के अंदर बहुत मैसिव लेवल की तब्दीलियां मुतवक्के हैं इस इलेक्शन के बाद। और जिस लेवल की वहां पर एक इंतहा पसंदी फैलाई गई है, डेलिबरेटली फैलाई गई है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो खत्म किया गया है कि जो गाय के नाम पे बंदा मारे या जो दंगे फसाद करे उसको हीरो बना दो, तो मेरे ख्याल से इसको रिवर्स करने के लिए इससे भी ज्यादा सख्त किस्म की आपको मेयर्स इंडिया के अंदर ये जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उठाते हुए नजर आएगी। सेक्युलर वैल्यूज को रिवाइव करना चाहेंगे और ये उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी कि मोदी अगर तीसरी बार जीत के आता है, जो कि इट इज वेरी अनलाइकली, लेकिन बिलफर्ज अगर वो जीत के आता है तो इंडिया और चाइना के दरमियान जो 5% सुलह सफाई और फ्रेंडशिप का कोई इम्कान है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मोदी नहीं जीतता तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन होगी और आप बहुत बड़ी तब्दीलियां इंडिया के अंदर देख सकते हैं। कांग्रेस वाले भी जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हल्का ऐसा है जो जानता है कि बैठे बैठाए ये कई सौ अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया ला सकते हैं चाइना से, कई सौ अरब डॉलर्स की। ये मैं कोई मिलियन डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में इतना पोटेंशियल है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कि जितना पैसा चाइना ने पूरे साउथ एशिया के अंदर इन्वेस्ट किया है ना, इससे ज्यादा अकेला इंडिया चाइना से इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता है। लिहाजा जो नई सरकार इंडिया के अंदर आएगी वो कंफ्रंटेशन के बजाय कंपटीशन पे फोकस करेगी और चाइना के साथ अपने जो टाइज हैं वो रीबिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके नतीजे में चाइनीज लद्दाख की जमीन वापस दे देंगे? मेरा नहीं ख्याल। आई डोंट थिंक कि वो वहां से पीछे हटेंगे, जहां तक आ गए ये वहीं पे रहेंगे। देशपांग के इलाके से तो खास तौर पर वो पीछे नहीं हटने लगे, लेकिन कम से कम ये हो सकता है कि आगे जो उनकी पेशकदमी है वो वहां पर स्टॉप हो सकती है अगर इंडिया और, क्योंकि जो पॉलिसीज मोदी लेकर चल रहा है इसका एंड जो रिजल्ट है वो जंग ही है। इंडिया और चाइना के दरमियान जंग ही इसका एंड रिजल्ट है, क्योंकि मोदी साहब जो है ना उन्होंने एक सीढ़ी बनाया हुआ है, इंडिया को अमेरिका के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है इस रीजन के अंदर, और इंडिया ही चाइना की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है इस वक्त साउथ एशिया के अंदर अपनी ग्रिप, जो पावर की ग्रिप है उसको मजबूत बनाने के लिए।